एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा। ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस बिजनेस स्टडीज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को एंड करेंगे। हमारे कंपनी स्टार्ट करा था हमने लास्ट लेक्चर में, जो कंपनी के थोड़े से टॉपिक और बचे हुए हैं। आओ बच्चों, फटाफट उन टॉपिक्स को देखते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो आज हमें टॉपिक कवर करना है स्टूडेंट्स, वो है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि एक कंपनी फॉर्म करी कैसे जाती है, क्या क्या स्टेप्स कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, प्रमोटर्स को, ओनर्स को फॉलो करने पड़ते हैं कि उसे कंपनी बनानी पड़े। ठीक है, वो स्टेप्स को हम लोग देखते हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस। पहला स्टेज होता है प्रमोशन, दूसरा स्टेज होता है इनकॉर्पोरेशन, तीसरा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, और चौथा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसको याद करने के लिए आप शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हो, पिक। और एक बात याद और रखिएगा इसमें कि इसको आपको ऐसे ही याद करना है, मतलब आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते, आपको पिक की फॉर्म में ही इसे याद करना है। PICC, P फॉर प्रमोशन, I फॉर इनकॉर्पोरेशन, C फॉर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड C फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब बिजनेस को शुरू करना। आओ देखते हैं क्या मतलब होता है इनका डिटेल में। प्रमोशन का मतलब क्या होता है सर? प्रमोशन का मतलब वो सारे स्टेप्स जो कि आइडिया से लेकर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन तक आएंगे। मतलब सर हमने अभी सेकंड स्टेप देखा था इनकॉर्पोरेशन, यानी कि प्रमोशन में वो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जहां से प्रमोटर को आइडिया आया। आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया वगैरह, तो जहां पर भी एक कंपनी स्टार्ट होती है वो एक आइडिया से स्टार्ट होती है। अच्छा, हमारे दुनिया में इस चीज की कमी है, अगर ये चीज हम लोग लेकर आ जाएं तो एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दिस टाइप ऑफ आइडियाज, उसके ऊपर बिजनेस बनाना। तो आइडिया से ही कंपनी का जो स्टेप होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कि आता है हमारे प्रमोशन वाले स्टेज में। कि प्रमोशन में पहला ही स्टेज होता है भैया आइडिया, ठीक है, और आइडिया से स्टार्ट होता है प्रमोशन और कहां जाके खत्म होता है? इनकॉर्पोरेशन पे खत्म होता है। फिर इनकॉर्पोरेशन से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है। बात आ गई समझ में? तो अब प्रमोशन में कौन कौन से स्टेजेस हैं आइए देखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर स्विगी जोमेटो वाला की बात करें तो उन लोगों को आइडिया आया कैसे होगा? यार इंसान को उस होटल का मन करता है खाने का, बट वो होटल का सामान घर कैसे पहुंचेगा? यार घर कौन पहुंचा कर आएगा? हम एक काम करते हैं, हम पहुंचा कर आएंगे। हम इस चीज का स्टार्टअप करते हैं एंड दे डिड इट। ठीक है, तो एक आइडिया आया, एक रिवॉल्विंग आइडिया आया, ठीक है, और फिर उसको आइडिया को उन्होंने इम्प्लाई करा, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। तो ऐसे ही जहां पे पहला स्टेप है आइडिया आया, वो आइडिया आना ही पहला स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। सर एक आइडिया की डिस्कवरी करना ही क्या है? प्रमोशन का स्टार्टिंग होती है। क्लियर है? और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को एक्सपेंड करना भी क्या बोलते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ही आता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो चीज के बारे में बोलेगा। पहला आइडिया, ठीक है, आइडिया लेकर आओ, या फिर एक आइडिया ऐसा लेकर आओ जहां से आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाना हो। तो आइडिया दो तरीके के होंगे, नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। क्लियर है? सेकंड है फीजिबिलिटी स्टडी। अब यार आइडिया तो आ गया, अब एकदम से थोड़ा ना स्टार्ट कर देंगे, अब हम जाके रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे, फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे। क्या जो हम आइडिया सोच रहे हैं, जो हम चीजें सोच रहे हैं, वो चीजें क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? क्या पॉसिबल है? तो फीजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे, क्या जो हम सोच रहे हैं वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। कि कुछ हम अलग ही सोचे बैठे हैं, ख्वाबों की दुनिया में बैठे हुए हैं, वो चीज तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। तो हम लोग चेक करेंगे पॉसिबिलिटी इन रियलिटी, कि भाई क्या ये चीजें रियल में पॉसिबल है या फिर नहीं है, उसको बोलते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। आफ्टर एनालाइजिंग करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडियाज डिस्कवर्ड। जो आइडिया में हमने सोचा था उस चीज के ऊपर एनालिसिस करनी है। इन्वेस्टर स्टार्ट डूइंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। बोला ना मैंने
कि अब आपने आइडिया सोच लिया, उसके ऊपर क्या करना है, एनालिसिस करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। वो 3 तरीके का होता है, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। टेक्निकल मतलब आपको बस सारे प्रोसेस देखना, क्या ये चीजें सच में पॉसिबल है या नहीं है, कि क्या बोलते हैं ऐसी चीजें हो भी सकती हैं या फिर नहीं हो सकती। प्रोसेस को, एक्चुअल में प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना कि ऐसा प्रोसेस बन भी सकता है या फिर नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि अब इस प्रोसेस अगर बन भी जाएगा तो कितना पैसा चाहिए होगा, क्या वो पैसा हम लोग रेस कर सकते हैं, वो पैसे का हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या उस चीज की मार्केट में एक्चुअल में डिमांड है, अगर नहीं होगी तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस बना सकते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल, क्या पैसे ले सकते हैं। तीसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या हमें इस चीज में प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा ना हो कि फायदा खाली लोगों का हो, हमें प्रॉफिट हो ही रहा तो फायदा नहीं है फिर ऐसा बिजनेस करने का, ठीक है। थर्ड है नेम अप्रूवल। यार हर कंपनी को ना अपना नाम, एक भाई साहब बैठे होते हैं, बड़े भाई बैठे होते हैं, रजिस्ट्रार जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वहां से अपनी कंपनी के नाम को अप्रूव करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रार का काम ही होता है कि सारी कंपनीज की, उसके रजिस्ट्रार एक एरिया का स्पेसिफाइड रजिस्ट्रार होता है, उसका काम ही होता है कि सारी कंपनीज की डिटेल को अपने पास रखना। क्लियर है। तो अब कंपनी खोलनी होगी तो हम नाम लेकर जाएंगे रजिस्ट्रार के पास कि बड़े भाई साहब देखो, ये जो नाम हम रखने जा रहे हैं वो किसी कंपनी के साथ फॉर्म मैच तो नहीं करता। तो रजिस्ट्रार चेक करेगा कि जो नाम आप लेकर आए वो किसी कंपनी के साथ मैच ना करे, आपका नाम यूनिक हो, तभी आपको नाम की अप्रूवल देगा। तो रजिस्ट्रार अप्रूवल देगा आपको नाम रखने की अपनी कंपनी का, बट वो चेक करेगा किसी और के साथ मैच तो नहीं हो रहा, ठीक है। फोर्थ है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी की कुंडली बोल सकते हैं, कंपनी की सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं, सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करना पड़ता है। साइन कौन करता है सर, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। साइन कौन करता है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब हमने देखो नाम रख लिया, तो प्रमोटर्स यहाँ पर डिसाइड करेंगे उन पीपल के बारे में जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेगा, यानी कि प्रमोटर्स अल्टीमेटली ये डिसाइड करेंगे कि कौन कौन हमारी कंपनी का मेंबर बनेगा। क्लियर है। फिफ्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स। अब क्या अपॉइंट करा जाएगा किन्हें, ब्रोकर्स को और अंडरराइटर्स को। नेक्स्ट काम क्या होगा, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स को अपॉइंट करा जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे ब्रोकर्स क्या होता है, अंडरराइटर्स क्या होता है, अभी हम सब देखेंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अब ध्यान से सुनना, अगला स्टेप क्या करने वाले हैं, इनकॉर्पोरेशन। अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, इनकॉर्पोरेशन। भाई अभी तो प्रमोशन पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो किसी चीज का, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हो नहीं जाते। तो आपके पापा क्या बोलते हैं, कल तेरा रजिस्ट्रेशन होना है, ठीक है। ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट आज तू बना के रख ले। तो सर डॉक्यूमेंट बनाना भी प्रमोशन में ही आता है। फिर जो बने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का यूज इनकॉर्पोरेशन में करा जाएगा। क्लियर है। तो प्रमोशन स्टार्ट कहां से हुआ सर, आइडिया से स्टार्ट हुआ। आइडिया आया, ठीक है, उसके बाद हमने चेक करा कि पॉसिबल है इस आइडिया को सच करना। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोलते हैं, हमने पहले देखा कि आइडिया आया, फिर हमने चेक करा कि क्या पॉसिबल है इस आइडिया को करना, प्रैक्टिकल बनाना, रियल में लेकर आना, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करा कि क्या हम जो नाम रखने जा रहे हैं वो किसी और के साथ मैच तो नहीं करता। तो वो काम कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। रजिस्ट्रार ने अप्रूवल दे दी, इसका मतलब किसी और के साथ मैच नहीं करता। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सिग्नेटरीज की, अल्टीमेटली मेंबर्स हमें किस किस को बनाना है, जो साइन कर देगा वो मेंबर बन जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे, ब्रोकर्स अंडरराइटर्स को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर लास्ट में जाके क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे जो कि हमारे इनकॉर्पोरेशन में काम आने वाले हैं, जो कि हमारे इनकॉर्पोरेशन में काम आने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है नेक्स्ट, हमारा इनकॉर्पोरेशन स्टेज। क्या होता है ये इनकॉर्पोरेशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज वहां से स्टार्ट होता है जहां पर आपका प्रमोशन खत्म हुआ। तो प्रमोशन का जस्ट बाद स्टार्ट होगा, और खत्म कहां पर होगा, कैपिटल सब्सक्राइब करने से पहले खत्म होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब उसके बीच में जो भी स्टेप होंगे वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर आएंगे। द मेन स्टेप्स अंडर द इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होंगे, पहला फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सर पिछले में डॉक्यूमेंट बनाए थे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, सबमिट करेंगे, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, एमओए, एओए, ये इनके बिना तो कंपनी शायद फॉर्म ही नहीं हो सकती। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अभी पढ़ेंगे, बस आप इतना भी याद रख लो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की सारी डिटेल देगा, उसके नाम, कौन कौन मेंबर है, कब फॉर्म हुई, कहाँ पे फॉर्म हुई, कहाँ पर हेडक्वार्टर वगैरह वगैरह।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा, अगर कंपनी का मैनेजमेंट को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना काम करना है, तो इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन बताता है क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब सर वो कैपिटल जिससे आप रजिस्टर करे गए हो, यानी कि अगर आपने अपने आप को 1 करोड़ रुपए की कैपिटल से रजिस्टर करवाया है, एक कंपनी 1 करोड़ रुपए की कैपिटल से रजिस्टर्ड है, इसका मतलब कि वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पब्लिक से नहीं मांग सकती, वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस मांग सकती है। तो 1 करोड़ ऑथराइज कैपिटल, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकता हूँ, यानी कि वो कैपिटल जहां तक एक कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अभी बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करा जाता है, इलेक्ट करा जाता है। तो जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होंगे उनकी लिस्ट एंड द रिटन कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, और डायरेक्टर में रिटन कंसेंट भी देंगे। भैया मान के चलो किसी डायरेक्टर को इलेक्ट कर लिया, वो रेडी ही नहीं है, मैं नहीं बनना डायरेक्टर, तो वो अपनी कंसेंट देगा, हाँ मेरे को इलेक्ट करा गया और मैं डायरेक्टर बनने को तैयार हूँ। बात आ गई समझ में या फिर नहीं आ गई? तो ये हमारे क्या हो गए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फाइल करे जाते हैं किसके साथ, रजिस्ट्रार के साथ। सर अब डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, साथ में क्या देंगे, पैसा, पेमेंट ऑफ फीस। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, साथ के साथ कुछ फीस भी सबमिट होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इसे रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं। थर्ड होता है रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है आपके डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी से, मतलब वो चेक करेगा क्या आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स एट द प्रेजेंट टाइम पे चाहिए वो आपके पास है या फिर नहीं है, और क्या वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक मतलब असली है या फिर नहीं है, उनको चेक करेगा, ठीक है, और आपका नाम रजिस्टर के अंदर एंटर कर देगा। इसका मतलब वो आपकी फर्म को, आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा। क्लियर है या फिर नहीं है? फोर्थ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और जैसे ही उसने आपकी कंपनी रजिस्टर कर दी, वो आपको सबूत भी तो देगा, कुछ एक्नॉलेजमेंट भी तो देगा, बदले में क्या देगा, सर्टिफिकेट। ये देखो सबूत है, सर आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, ये आप सबूत लेकर चले जाओ, तो आपको कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई आपसे पूछे क्या आपकी कंपनी रजिस्टर है, ये उसे सर्टिफिकेट दिखा देना, हाँ जी रजिस्ट्रार भाई साहब ने खुद बोला है कि हमारी कंपनी रजिस्टर है और ये सबूत भी दिया था। इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि हमारी जो कंपनी है इज नाउ बीन इनकॉर्पोरेटेड। क्लियर है? तो आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का नेम हम लोग एंटर कर देंगे रजिस्टर में, द रजिस्टर इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन रजिस्टर करता है, कौन इशू करता है, रजिस्ट्रार इशू करता है। क्लियर है? तो आपके प्रमोशन स्टेज में पहले फाइल करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके बाद पैसा देंगे, उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई हो जाएगा, वो कहेगा हाँ 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 सब ठीक है, उसके बाद वो रजिस्टर कर देगा और बदले में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं खाली इसमें। जो हमारा नेक्स्ट वो होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये खाली पब्लिक कंपनीज के लिए होता है, ये खाली बच्चों पब्लिक कंपनीज के लिए होता है। पब्लिक कंपनीज हमने पढ़ी थी ना पिछली क्लास में, जो कि पब्लिक से पैसा ले सकती है, ट्रांसफर ऑफ राइट पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, मिनिमम 7 मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, वो सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, वो पब्लिक कंपनीज होती हैं। तो ये जो स्टेज होता है ना, ये खाली पब्लिक कंपनी के लिए होता है, प्राइवेट के लिए नहीं होता, क्योंकि ये स्टेज बताएगा कि आप पब्लिक से पैसा कैसे ले सकते हैं। और खाली प्राइवेट कंपनी है, खाली पब्लिक कंपनी है जो पब्लिक से पैसा ले सकती है, तो अल्टीमेटली ये प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ये पब्लिक कंपनी के लिए करेगा। आओ, अगर एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मांगने जाती है, अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में उतारेगी, पब्लिक को इनवाइट करेगी, आओ मेरे शेयर्स को खरीदो, तो उसे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो चीज इसमें लिखी जाएगी। पहला स्टेप्स होगा हमारा सेबी का अप्रूवल। सर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी के अंडर सर यही सब कुछ रेगुलेट करता है, पूरा स्टॉक मार्केट यही रेगुलेट करता है। हर कंपनी का, जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनीज का शेयर्स, डिबेंचर, जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं सब ये रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेगा स्टॉक मार्केट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, ये ध्यान रखेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का। ये एक रेगुलेटरी बॉडी भी होता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखता है। तो सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा, सेबी का लेना पड़ेगा, सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी हु कंट्रोल्स कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। सेबी क्यों काम करता है? देखो, पब्लिक अपना पैसा लगाती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी नहीं खरीदेगी, तो पब्लिक को नुकसान ना हो,
पब्लिक को नुकसान ना हो, उसका पैसा सेफ रहे, उसका इंटरेस्ट सेफ रहे। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसी वजह से सेबी क्या करती है, कंट्रोल करती है स्टॉक मार्केट को। तो सेबी क्या, एक रेगुलेटरी बॉडी है। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद द सेबी बिफोर इशूइंग इट सिक्योरिटी इन द कैपिटल मार्केट। सेबी को उसे सब बताना पड़ेगा, सेबी को उसे सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कम हम इशू करने वाले हैं, इस पैसे का हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सेबी को सब बताएगी। क्यों? सेबी का अप्रूवल चाहिए, तो सेबी को सारी चीजें जाननी भी पड़ेंगी कि भाई तुम क्या करोगे इतने पैसे का, तुम गड़बड़ी तो नहीं करोगे किसी के साथ, कब रेस करोगे, कितने रुपए का शेयर है, कितने रुपए का मार्केट में बेचोगे, क्या है, सब चीज बतानी पड़ेगी उसे सेबी को, ठीक है। तो पहला क्या है, सेबी का अप्रूवल लेना। अप्रूवल लेने के लिए उसे बताना भी तो पड़ता है। जब आप कहीं बाहर जाते हो घूमने के लिए तो अपने मम्मी पापा के अप्रूवल लेते हो नहीं लेते? तो मम्मी पापा अप्रूवल कब देते हैं, जब सारी डिटेल आपसे पूछ लेते हैं, तब उन्हें लगता है कि आप वहां पर सेफ रहेंगे, तभी आपको अप्रूव करते हैं कि चलो बेटा घूमने चले जाओ। ऐसी सेबी भी के पास जब कंपनी, पब्लिक कंपनी अप्रूवल लेने जाती है तो सेबी भी सारी डिटेल पूछता है, और जब सेबी सेटिस्फाई होगा कि ठीक है तुम सही हो, तो वो अप्रूवल दे भी देगा। तो पहला स्टेप क्या है, खाली अप्रूवल मांगने जाना, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या तो प्रोस्पेक्टस या फिर एक स्टेटमेंट जो कि प्रोस्पेक्टस की तरह ही काम करेगा। फिलहाल देखते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस एक सर्कुलर और इन्विटेशन होता है। मतलब देखो, पब्लिक कंपनी को जनरल पब्लिक से पैसा लेना है, शेयर से पैसा लेना है, तो जनरल पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि इस कंपनी का शेयर मार्केट में आने वाला है? सोच के देखो ना, हमें पता कैसे लगता है आईपीओ का, कि इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इस कंपनी के मार्केट में शेयर्स आने वाले हैं, और पता कैसे लगता है? प्रोस्पेक्टस से। हम प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे जाकर। प्रोस्पेक्टस मतलब इन्विटेशन, उसमें सब बताएगा, हम इतना पैसा रेस कर रहे हैं, इतनी % अपनी इक्विटी बेचकर इतना पैसा रेस करेंगे, इस पैसों को हम लोग इस जगह पर लगाएंगे सो डैट इतना प्रॉफिट होगा। आप अगर हमारी कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 10 लाख रुपए अगले 1 साल में 15 लाख हो जाएंगे, क्योंकि हम उस पैसे को इस जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। तो सारे ख्वाब दिखाता है प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस में जो भी इश्यू होता है ना, जो भी शेयर्स मार्केट में उतरेंगे, उसका सारा पर्पस बताएगा। तो प्रोस्पेक्टस में अल्टीमेटली इन्विटेशन देता है, इन्विटेशन देता है, आओ आओ हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदो। क्लियर है? अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स। यार ये इन तीन लोगों का ना, इन 3 लोगों का बहुत 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 ज्यादा क्या है, रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। सर पहला उठाते हैं बैंकर्स। क्या बिना बैंकर की हेल्प से, क्या बिना बैंकर की हेल्प से एक कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। उसे बैंकर की जरूरत पड़ेगी, उसे बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो बैंकर की भी जरूरत पड़ेगी। अगर पब्लिक पैसा देगी किसी कंपनी को तो उस कंपनी के बैंक अकाउंट में ही तो जाएगा। तो बिना बैंकर की हेल्प से तो इशू पॉसिबल है ही नहीं, है ही नहीं। टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड। बैंकर्स को अपॉइंट करा जाता है कि हम लोग मार्केट से 1000 करोड़ रुपए उठाने वाले हैं, एप्लीकेशन मनी बहुत सारा आएगा, तुझे इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि तू पब्लिक का पैसा अपने पास क्या करे, डिपॉजिट करे, डिपॉजिट करे, रिसीव करे, डिपॉजिट करे। क्लियर है? अगर मार्केट में शेयर्स को सेल करना है तो ब्रोकर्स अपॉइंट करे जाते हैं। कौन अपॉइंट करा जाता है? ब्रोकर्स अपॉइंट करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जीरोधा की बात कर लेते हैं। जीरोधा ऐप है जिसके थ्रू आप शेयर्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ग्रो एक ऐप है जिसके थ्रू आप शेयर्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब स्टॉक्स एक ऐप है जिसके थ्रू आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब ये काम क्या करते हैं? सर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं करते। स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां से ये लोग कनेक्टेड रहते हैं, आप इस साइड होते हैं, बीच में ब्रोकर का काम करते हैं। आप इनको ऑर्डर देंगे, एक काम कर स्टॉक एक्सचेंज के मेरे रिलायंस के 100 शेयर खरीद ले, तो वो आपके बिहाफ पर स्टॉक एक्सचेंज 100 शेयर खरीदेगा और आपसे थोड़ी सी कमीशन चार्ज कर लेगा। बस इतना सा काम करते हैं भाई। मान के चलो शेयर्स को एक्चुअल में शेयर्स खरीदे बेचे कहाँ पे जाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जीरोधा ऐप पे नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जीरोधा ऐप तो आपके बिहाफ पर वहां से खरीद के देगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? आपने जीरोधा को ऑर्डर दिया, जा जल्दी जा 100 शेयर खरीद के लेकर आ। जीरोधा जाएगा आपके लिए 100 शेयर खरीद के लेकर आ जाएगा। जितने रुपए के शेयर होंगे जीरोधा उस पर से छोटा सा कमीशन आपसे चार्ज कर लेगा, और वही जीरोधा की इनकम भी है। तो जीरोधा बस ये काम करता है, ब्रोकर्स ये काम करते हैं। तो अगर आपको शेयर्स को सेल करना है तो भैया कंपनी को ब्रोकर्स को अपॉइंट करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली ब्रोकर के थ्रू ही खरीदा बेचा जाएगा। तो ठीक है, तो ब्रोकर क्या करता है? शेयर्स को सेल करता है।
इफ द कंपनी इज नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स इट मे अपॉइंट अंडर राइटर्स। अब सर अंडर राइटर्स का काम करते हैं, अंडर राइटर्स कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं, सस्ते में खरीद लेते हैं या कोई कमीशन चार्ज करके खरीद लेते हैं। मान के चलो एक कंपनी आई एबीसी लिमिटेड, उस कंपनी के 30% शेयर्स नहीं बिके, तो अंडर राइटर्स आएगा, कहेगा ठीक है यार मैं खरीद लेता हूँ, तू टेंशन मत ले, लेकिन सस्ते में खरीदूंगा। तो तीनों का अपना अलग अलग रेलिवेंट है, तीनों का रेलिवेंट सब्सक्रिप्शन से ही है। पहला क्या करेगा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अपने पास रखेगा। दूसरा यार बेचेगा, उसके थ्रू ही तो बेचे जाएंगे शेयर्स। तीसरा का काम करेगा, अगर शेयर्स कम बिके तो ना बिकने वाले शेयर्स को यानी कि अनसोल्ड शेयर्स को वो खरीदेगा। तो क्या करेगा, अनसोल्ड शेयर्स को खरीदेगा। क्लियर है? जहां पर कंपनी को लगता है कि वो शेयर्स नहीं बिकेंगे, उसके पूरे शेयर्स नहीं बिकेंगे, तो वो अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर लेता है, ये शेयर्स खरीद लेता है और बिकवा भी देता है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अ कंपनी मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैंने बताया था ना अभी, एक्चुअल में शेयर्स तो बेचे खरीदे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो कंपनी को सेबी से अप्रूवल लिया, ठीक है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस पब्लिक को दिया, कंपनी ने ब्रोकर को चुना, बैंकर को चुना, अंडर राइटर्स को चुना, कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करवाया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, लिस्ट करवाया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करवाएगी। फिफ्थ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सर एक कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेज तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो अपना 90% सब्सक्रिप्शन कर ले, जब वो अपना 90% शेयर्स को सब्सक्राइब करवा दे, यानी कि बिकवा दे। मान के चलो एक कंपनी आई 1 करोड़ शेयर्स लेकर कि मैं 1 करोड़ शेयर्स को इशू करूंगी। तो इस कंपनी का 1 करोड़ शेयर्स, मतलब जो 1 करोड़ शेयर्स लेकर आई है, 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ शेयर्स का जो एक इशू लेकर आई, वो कब सक्सेसफुल होगा, जब इसमें से एटलीस्ट कितने, एटलीस्ट कम से कम कितना, 90%। तो 90% कितना होता है, 90 लाख। कितना होता है, 90 लाख। तो इसे कम से कम 90 लाख शेयर्स बिकवाने पड़ेंगे, तभी ये जाके क्या हो पाएगी, तभी ये जाकर इसका जो इशू है ना वो सक्सेसफुल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी नीड्स टू गेट आउट ऑफ द एंटायर इशू। सर जितना इशू होगा उसमें से एक मिनिमम शेयर्स को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। और करंटली कितना परसेंट सब्सक्राइब करवाना पड़ता है, 90%। और लास्ट में क्या होता है, शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। लास्ट में क्या होता है, शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, यानी कि उन्हें ओनरशिप दे दी जाती है कि अब से ये शेयर्स आपके हैं, आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, ये शेयर्स उसका क्या है, एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, आप हमारी कंपनी के ओनर हो, आप हमारी कंपनी के ओनर हो। क्लियर है? तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, भैया आइडिया आ गया, सारी स्टडी कर ली, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, फिर डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रार को दे दिया, पैसे दे दिए, तैयार हो गया, हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे दिया। फिर तीसरा, सब इंतजाम कर लिया पब्लिक से पैसा लेने के लिए, सारा इंतजाम, सेबी से अप्रूवल, ब्रोकर अपॉइंट हो गया, सब काम हो गया। लास्ट में अब बिजनेस भी तो स्टार्ट करना है, पैसा आ गया, पैसे करे क्या, उड़ाएं? नहीं, धंधा करेंगे, बिजनेस अब स्टार्ट करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। अब सिक्योरिटी सब्सक्राइब हो गई, यानी कि पैसा आ गया, सब काम हो गया। कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो एक कंपनी दोबारा से रजिस्ट्रार के पास जाएगी कि भैया अब हमें धंधा करने की इजाजत दे दे, अब हमें बिजनेस करने की इजाजत दे दे, सब काम कर लिया, बिजनेस करने की इजाजत दे दे। रजिस्ट्रार बोलता है रुक जा, थोड़े से काम और कर, फिर तेरे को इजाजत मिलेगी। वो थोड़े से काम कौन से हैं कि एक डिक्लेरेशन यानी कि कंफर्मेशन दे कि जो भी शेयर्स थे that the shares payable in cash have been subscribed for and the minimum subscription have been received, कि 90% तेरे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और जो 90% शेयर्स हैं उनका पैसा तेरे पास आ चुका है। ठीक है, वो तू मेरे को कंफर्मेशन दे दे, वो मेरे को तू कंफर्मेशन दे दे, कहेगा ठीक है। मतलब तेरे को अल्टीमेटली ये बताना है ना कि मैंने 90% वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर लिया, कहेगा हाँ, कह रहा ठीक है, मैं डिक्लेरेशन दे देता हूँ, मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ। कहता अगली कंफर्मेशन ये है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने शेयर्स का पैसा कैश में दिया है। शेयर्स का पैसा क्या दिया है, कैश में दिया है। देखो डायरेक्टर्स भी कभी कभी ना शेयर्स कंपनी से खरीद लेते हैं, तो डायरेक्टर को भी कैश में पैसा देना पड़ेगा, ये भी डिक्लेरेशन दे, ये भी कंफर्मेशन दे। ठीक है, गपलेबाजी नहीं चाहिए, कंफर्मेशन दे।
थर्ड क्या, अ डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू एप्लीकेंट्स। इसका क्या मतलब है सर, देखो देखो सर एटलीस्ट 90% चाहिए थे, है ना, 90 लाख चाहिए थे, मान के चलो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1,50,00,000 की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, ऐसा भी तो हो सकता है 1,50,00,000 की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, तो हम तो 1 करोड़ इशू कर पाएंगे। 50 लाख का क्या करें, 50 लाख का पैसा वापस करना पड़ेगा, 50 लाख का पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो ये भी कंफर्मेशन देनी है, ये भी कंफर्मेशन देनी है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया था उसको हमने वापस कर दिया, उसको हमने वापस कर दिया। फोर्थ क्या, एक और कंफर्मेशन देनी है कि अदर डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो कि सबमिट करने पड़ेंगे, वो भी तूने सबमिट कर दिए हैं। इतनी सारी कंफर्मेशन मांगेगा, इतनी सारी कंफर्मेशन मांगेगा, और ये सारी कंफर्मेशन को कौन चेक करेगा, कंपनी का डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। मतलब डिक्लेरेशन दिएगा कौन, कंपनी देगी, ठीक है, और इनको मतलब इनको साइन कौन करेगा, इनको कंफर्म कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कंपनी का डायरेक्टर। तो रजिस्ट्रार विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट, जब रजिस्ट्रार इन सारी चीजों को चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे देगा कि जाओ चलो बिजनेस कर दो। कितना लंबा प्रोसेस है, तभी तो हर कोई कंपनी नहीं ओपन करना चाहता, इतना लंबे प्रोसेस में कौन झंझट में पलेगा। देख रहे हो आप, ये तो आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाया गया है, बहुत शॉर्ट में आपके उसमें है बेटा, इतनी मोटी मोटी किताबें चली जाती हैं इसके ऊपर, सोच के देखो। 4 स्टेप है कहने को बस, खाली प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इतने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर, 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। मैं पहले ही बता चुका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज की सारी कुंडली बताता है, सारी डिटेल बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है, जो कि आम जनता के लिए बहुत जरूरी होती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आम जनता के लिए नहीं, लेकिन कंपनी के खुद के मैटर्स के लिए बड़ा जरूरी होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, किस तरीके से जो इंटरनल मैनेजमेंट होगा उनको काम करना है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल पर्पस के लिए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल पर्पस के लिए होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी, इट कंटेन्स पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये चार्टर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को जितनी भी आपको डिटेल चाहिए, कब बनी, क्या काम करती है, कितने कितने डायरेक्टर है, फलाना ठिकाना, ये सब आपको उसमें मिल जाएंगे। कंपनी का चार्ट लेके चलती है। इट कंटेन्स द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के पावर्स बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है। क्लियर है, पावर्स मतलब किस किस के हाथ में कंपनी की पावर है और कंपनी किस लिए फॉर्म करी गई थी। अब जो हमें अगला देखना है वो देखना है कॉन्टेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या क्या चीजें बताता है, उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहला क्लॉज जो होता है बच्चों, वो होता है नेम क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर कंपनी का फुल नेम होता है, कंपनी का फुल नेम होता है विद विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, जिस नाम से कंपनी को रजिस्टर करवाया जाता है, जिस नाम से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है, इसमें उस कंपनी का नाम होता है, पूरा नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल नाम लिखा है रिलायंस लिमिटेड, तो जहाँ पे सिर्फ लिमिटेड शब्द है ना, उसका मतलब हम समझ गए कि वो एक पब्लिक कंपनी है। अगर नाम दिया है सर मान के चलो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो हम प्राइवेट शब्द देखकर ये समझ गए कि कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसमें कंपनी का पूरा नाम होता है, पूरा नाम। तो इट इज मतलब एक प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी है और पब्लिक कंपनी के लिए लिमिटेड लगाना जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट होता है डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल का मतलब बेटा लोकेशन, सिचुएशन, कि किस लोकेशन पे कंपनी को फॉर्म करा गया, किस लोकेशन पे कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई। तो दिस लोकेशन इंडिकेट्स द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कॉर्पोरेट रेगुलेटर अंडर विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस फॉल्स। मतलब अब यहाँ पे दिया गया ज्यूरिडिक्शन ऑफ कॉर्पोरेट रेगुलेटर, कुछ भी नहीं है, एक रजिस्ट्रार के बारे में बता रहा है। तो इसमें बोला गया कि जिस रजिस्ट्रार के अंडर कंपनी फॉर्म होगी वो रजिस्ट्रार किस एरिया को संभालता है। सपोज करो यूपी हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात कर लेते हैं। तो नोएडा के जो रजिस्ट्रार साहब होंगे तो उनके अंडर अगर कंपनी फॉर्म हुई है तो ये माना जाएगा कि कंपनी इज फॉर्म्ड, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एट नोएडा, नोएडा में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी गई है। तो डोमिसाइल क्लॉज हमको ये चीजें बताता है।
थर्ड आता है क्या, ऑब्जेक्ट क्लॉज। दिस क्लॉज इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये कंपनी का पर्पस बताएगा कि इनकॉर्पोरेशन के पीछे कंपनी का क्या पर्पस है, कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद अपना किस ऑब्जेक्ट को पूरा करेगी, क्या कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस बताएगा। ठीक है। फोर्थ होता है लायबिलिटी क्लॉज, वेदर अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स और अ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, ये बताई जाती है। फिफ्थ आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में वही कि क्या बोलते हैं, आपका ऑथराइज कैपिटल बताई जाती है, मैक्सिमम कैपिटल बताई जाती है जो कंपनी रेस कर सकती है पब्लिक से, तो मैक्सिमम कैपिटल बताई जाती है। सिक्स्थ होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस क्लॉज में डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होती है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहने का मतलब अभी हमने बताया था ना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं कुछ लोग, है ना, तो वो जो लोग साइन करते हैं वो अंडरटेकिंग भी देते हैं, वो आपको एक क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेते हैं कि वो एग्री करते हैं कि वो कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है। तो दिस क्लॉज इज इन द नेचर ऑफ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग गिवन बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द इफेक्ट दैट दे हैव एग्रीड टू फॉर्म अ कंपनी, कि वो एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए एग्री करते हैं, वो राजी हैं। क्लियर बात है। यानी कि जो लोग भी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे वो एमओए के सब्सक्राइबर्स कहलाएंगे, और साइन करते टाइम जैसे ही उन्होंने साइन करा उन्होंने जिम्मेदारी ली, अंडरटेकिंग ली कि वो कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं अपनी मर्जी से, एग्री हैं वो लोग। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स, कि एक कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को किस तरह से मैनेज करा जाएगा, कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को किस तरह से मैनेज करा जाएगा। क्लियर है। मैंने पहले ही बोला था कि उसको जिस तरह से मैनेज करा जाएगा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, कि कितना शेयर कैपिटल कंपनी इशू कर चुकी है और कितने कैटेगरी ऑफ शेयर्स हैं, कितने क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है। सेकंड है राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर के राइट्स बताएगा। प्रोसीजर्स बताएगा किस तरीके से शेयर अलॉट करे जाएंगे, प्रोसीजर बताएगा किस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट इशू करे जाएंगे, प्रोसीजर बताएगा किस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफर करा जाएगा, प्रोसीजर बताएगा किस तरीके से शेयर को फॉरफीट करा जाएगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को कैंसिल करा जाएगा, जब शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता तो उसके शेयर को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। फिर प्रोसीजर बताएगा किस तरीके से उन फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू दोबारा से मार्केट में इशू करा जाएगा, किस तरह से मीटिंग को कंडक्ट करना है ये बताएगा, किस तरीके से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, ड्यूटीज, पावर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स बताता है। तो ये सारे ना देखो आप देखोगे तो इंटरनल अफेयर्स को बता रहा है कि भैया अगर आपको कंपनी के शेयर्स अलॉट करने हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो मैनेजमेंट ही तो क्या करेगा, उन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा तभी वो अलॉट कर पाएगा। कैंसिल करना तभी मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो सारे काम किसे करने हैं, मैनेजमेंट को करने हैं, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को करने हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि मैनेजमेंट फॉलो करता है। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इस तरीके से इन्विटेशन होता है, सर्कुलर होता है, जो पब्लिक को बताता है कि द कंपनी इज गोइंग टू ऑफर इट्स सिक्योरिटीज, जो पब्लिक को बताता है कि कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में ऑफर करने वाली है, शेयर्स अपनी मार्केट में बेचने वाली है। तो कैसे पता लगता है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पता लगता है। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी डिटेल्स होती हैं उस इशू से रिलेटेड। तो प्रोस्पेक्टस जनरली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जो कि क्या करता है, इनवाइट किसे, जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को तो इनवाइट करना पड़ेगा, जनरल पब्लिक को ही तो बोलना पड़ेगा कि हमारे ऊपर भरोसा रखो, हमारे शेयर पे भरोसा रखो, हम आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट देंगे, आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मतलब हमारी शेयर्स को खरीदो। टू इन्वेस्ट देयर मनी, कि अपना आओ मनी इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी के शेयर्स में, सिक्योरिटीज में। शेयर और सिक्योरिटीज एक ब्रॉड टर्म है, उसका पार्ट होता है शेयर्स। द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस आर एज फॉलोज। देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, इन्विटेशन होना चाहिए, किसको, पब्लिक को। सेकंड क्या होता है, द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। सर इन्विटेशन दे कौन रहा है, कंपनी के नाम से इन्विटेशन जाना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर मेंबर के नाम से। तो पहली बात तो पब्लिक को जाना चाहिए, कंपनी के नाम से जाना चाहिए। थर्ड है द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब टू और परचेज शेयर्स और डिबेंचर। और इन्विटेशन में लिखा क्या होगा कि दावत खानी आके, नहीं, कि आओ हमारी कंपनी की सिक्योरिटी को परचेज करो, हमारे शेयर्स को परचेज करो, डिबेंचर्स को परचेज करो, ये सब सिक्योरिटीज होती हैं कंपनी की।
ठीक है। तो 3 चीजों को फॉलो करेगा क्या, पब्लिक को इनविटेशन जाना चाहिए, कंपनी के नाम से इनविटेशन जाना चाहिए, और इनविटेशन किस चीज का जाना चाहिए कि आओ हमारी सिक्योरिटीज को परचेज करो। लास्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि किस कंडीशन में कौन सा बिजनेस करना ठीक रहेगा, किस कंडीशन में पार्टनरशिप करनी ठीक रहेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप करनी ठीक रहेगी, कंपनी बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि सबका अलग अलग हर टाइम पर हर जगह उसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एक रेलिवेंस है। तो उसको बहुत ध्यान में रखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम सोल प्रोप्राइटर यानी कि अकेले बिजनेस चलाएं, किसी के साथ चलाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट बन जाए, कंपनी बना लेनी चाहिए। एचयूएफ तो डिपेंड करता है कि हमारा फैमिली बिजनेस है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या था, ईज इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि आप आसानी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो या तो देखो आप अकेले हो तो आप सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर लो, और आप अकेले नहीं हो तो आप फिर भी पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एचयूएफ के ऊपर कंडीशन रिलाई करती है कि फैमिली होनी चाहिए, ठीक है, और आपका कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस होता है, तो मतलब वहाँ तो इजीनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ईज इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा क्या होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए। सेकंड क्या होता है, लायबिलिटी। सर देखो, लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि रिस्क कम है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आप लंबी लायबिलिटी को लिमिटेड रखना चाहोगे। और लिमिटेड लायबिलिटी किस में है, लिमिटेड लायबिलिटी किस में है सर, लिमिटेड लायबिलिटी है आपकी कंपनी में, लिमिटेड लायबिलिटी है आपकी कंपनी में। आप कंपनी को फॉर्म कर लो, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर आप चाहते हो कि आपके भैया पर्सनल असेट ना बिके तो आप कंपनी को फॉर्म कर लो, कंपनी को फॉर्म कर लो, क्योंकि अगर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हुई तो आपके पर्सनल असेट बिक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हुई तो आपके बिजनेस के असेट जाएंगे, पर्सनल असेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट योर लायबिलिटी टू बी लिमिटेड। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होना चाहिए, अब भाई the nature of business activities is an important factor affecting the decision about the choice of organization. Business activity may be trading, manufacturing और रेंडरिंग सर्विसेज, ये कुछ तरीके के बिजनेस होते हैं। देखो, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस करना चाहते हो तो आप, मैं बोलूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करो, ठीक है। वो ट्रेड आप अकेले कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग आसान है, स्किल सेट कम चाहिए। ट्रेडिंग में क्या है यार, माल तो कोई और बना रहा है, ठीक है, बस आपको वहाँ से माल बल्क में खरीदना है और आगे जाकर उसे बल्क में बेचना है। तो आपको कोई स्किल सेट नहीं चाहिए, कोई स्किल सेट नहीं चाहिए कि भाई माल बनेगा कैसे, उस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है यार, खरीदो, अपना प्रॉफिट लगाओ और आगे बेच दो। तो सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटर की फॉर्म में करो। सर्विसेज आर यूजुअली अंडरटेकन बाय द प्रोप्राइटर फर्म, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर्विसेज भी मान के चलो, एक सीए है, डॉक्टर है, अगर आप वैसा कुछ करना चाहते हो तो अभी एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर ही होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बी अ बेटर चॉइस। सर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो तो पार्टनरशिप या फिर कंपनी एक बेटर चॉइस है। रीजन क्या है इस चीज़ का सर, रीजन बहुत एक सिंपल सा है, जब पार्टनरशिप आते हैं तो ऑफकोर्स की बात है पैसा ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में पैसा बहुत लगेगा, ट्रेडिंग में पैसा कम लगेगा, सर्विसेज में तो बहुत ही कम लगेगा, तो सोल प्रोप्राइटर आराम से कर सकता है। बट पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग में पैसा बहुत चाहिए, तो जब पैसा ज़्यादा चाहिए तो भैया ज़्यादा पैसा तो पार्टनरशिप में आएगा और कंपनी में आएगा। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा स्किल सेट चाहिए, एक ऐसे लोग चाहिए जो कि अलग अलग काम को देख सके। तो ऑफकोर्स की बात है, पार्टनरशिप में ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम देख सकते हैं। ऐसी कंपनी में आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा लोग आते हैं, तो आप अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड, मतलब दिस बुक विल रिकमेंड और सब्जेक्ट विल रिकमेंड कि भाई कंपनी को ओपन करो या पार्टनरशिप करो। बट अगर आप सोल ट्रेडर हो, अगर आप अकेले काम करना चाहते हो तो भैया आप ट्रेडिंग में घुसो या फिर सर्विसेज सेक्टर में घुसो, ठीक है। फोर्थ है ईज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। देखो, कैपिटल तो बहुत जरूरी है, बिना कैपिटल तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड है, कंपनी मे बी द राइट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट मच वुड डिपेंड ऑन द फैसिलिटी विच विद फाइनेंस कैन बी रीयूज्ड। देखो, बिना कैपिटल तो बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। अगर आपको ये देखना है कि आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट, तो कंपनी बेस्ट है, कंपनी बेस्ट है। फिफ्थ आता है कंट्रोल। सर कंट्रोल उसके हाथ में रहता है जिसके हाथ में ओनरशिप रहती है। अगर आपकी ओनरशिप कम है तो कंट्रोल कम है, ओनरशिप आपके हाथ में ज़्यादा है तो कंट्रोल ज़्यादा है, ओनरशिप है ही नहीं तो कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है।
तो इफ एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस, वो चाहता है कि भाई उसके बिजनेस पे उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो, सारा कंट्रोल उसी का हो, तो आप सोल प्रोप्राइटर में एंटर करो। हमने पढ़ा भी था सोल ओनर इज द सोल कंट्रोलर, हमने पढ़ा भी था, वो अकेले कंट्रोल करता है। इफ अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड, अगर पार्टनरशिप बन जाती है तो जो सोल प्रोप्राइटर हैज टू शेयर कंट्रोल विद द अदर पार्टनर्स। अगर मान के चलो वो सोल प्रोप्राइटर किसी और के साथ मिलकर काम करना चाहे, पार्टनरशिप में काम करना चाहे, तो उससे अपना कंट्रोल बाकी लोगों के बीच में बांटना पड़ेगा। अब वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, उसे पूछना पड़ेगा बाकी लोगों को भी, उसे अपने उस डिसीजन के ऊपर एग्री करवाना पड़ेगा। और सब प्राइवेट कंपनी में तो द प्रमोटर्स में बी एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट कंपनी में तब भी प्रमोटर के हाथ में क्या होता है, पावर होती है, क्योंकि लिमिटेड मेंबर्स होते हैं ना, तब भी पावर होती है कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। बट पब्लिक कंपनी के केस में द ओनर्स विल हैव इनडायरेक्ट कंट्रोल। पब्लिक कंपनी में तो इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है, यानी कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टली कंपनी में जाके नहीं चला सकते। शेयर होल्डर के बीच में उन्हें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना पड़ेगा, वो लोग जाके डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं कंपनी को। क्यों? कि वो मैनेजमेंट को हायर करते हैं। बात समझे या फिर नहीं समझे? तो भैया पब्लिक कंपनी के केस में कंट्रोल इनडायरेक्ट होता है, बट सोल प्रोप्राइटर में कंट्रोल डायरेक्ट होता है। पार्टनरशिप में भी कंट्रोल डायरेक्ट होता है, बट डाइल्यूटेड कंट्रोल होता है, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल है बट थोड़ा सा बट गया है, 3 4 5 6 जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों में बट गया है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में, प्राइवेट कंपनी के ओनर्स के हाथ में तब भी कंट्रोल रहता है, बट पब्लिक कंपनी के हाथ में इनडायरेक्ट कंट्रोल है, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। 6th है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। आप चाहते हो कि आपका धंधा चलता रहे, बंद ना हो, तो भैया सीधी बात है, कंपनी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंपनी में पता है ना, मेंबर्स आएंगे जाएंगे, ओनर्स आएंगे जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कंटिन्यूएंस और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ इट मेंबर्स। वेयर एज सोल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनरशिप गेट अफेक्टेड, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अफेक्ट हो जाती है तुरंत की तुरंत। अगर पार्टनर या सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो गया, वो लोग अब बिजनेस के अंदर नहीं रह सकते, तो तुरंत उनका बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये 6 फैक्टर है, आपको सोचना पड़ेगा। आप चाहते हो आसानी के साथ ओपन हो जाए, तो भैया सोल प्रोप्राइटर तो उसमें पार्टनरशिप में काम करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो लायबिलिटी लिमिटेड रहे तो कंपनी बनाओ, नहीं तो बाकी सब में तो लिमिटेड है। आप चाहते हो कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ट्रेडिंग है, सोल प्रोप्राइटर कर लो, क्यों फायदा अपना प्रॉफिट बांटना किसी के साथ। सर्विसेज सेक्टर में हो तब भी सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हो तो पार्टनरशिप और कंपनी करो, पैसा बहुत चाहिए, स्किल सेट बहुत चाहिए, तो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों पैसा और स्किल सेट दोनों लेकर आते हैं। ठीक है, ईज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, सबसे आसान और सबसे ज्यादा फाइनेंस किसे मिलता है? कंपनी को मिलता है, कंपनी आसानी के साथ बहुत ज्यादा फाइनेंस ले सकती है। कंट्रोल का थोड़ा सा मसला रहता है, सोल प्रोप्राइटर के पास सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है। अगर आप चाहते हो तो आपकी ही चले, सोल प्रोप्राइटर इज द बेस्ट। ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी चले, ठीक है, आपका डायरेक्ट कंट्रोल हो, आप पार्टनरशिप को खोल सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी, बाकी लोगों के साथ आपको अपना कंट्रोल बांटना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी के हाथ में तब भी डिग्री ऑफ कंट्रोल ज्यादा होता है, बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो बहुत ही कम होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर डायरेक्ट कंपनी पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपना मसला बताएंगे, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाकर वहां पर नेसेसरी एक्शन लेगा। और स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, आप चाहते हो बिजनेस आपका लंबे समय तक चले, चुपचाप जाके कंपनी खोल लो, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में तो जैसे ही ओनर गए बिजनेस बंद। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 ओवर होता है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।